नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस चैनल पर मैं आप लोगों को 11th मैथ पढ़ाऊंगा। आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम लोग समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहले मैं प्रत्येक चैप्टर का क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद से हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे और बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है वह सॉल्व करेंगे। जब एनसीईआरटी और बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तब उसके बाद मैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और आईआईटी प्लस एनडीए के क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वह समझाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है सेट थ्योरी या समुच्चय सिद्धांत जिसको बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत समुच्चय क्या होता है? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। ठीक है। अब समुच्चय किसको किसको कह सकते हैं और किसको किसको नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन है सुपरिभाषित संग्रह, इसका मतलब है कि उसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट या अवयव होंगे उनमें समानता होनी चाहिए। ठीक है। वह एक बराबर होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कंपेयरिंग तुलना वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मतलब बड़ा छोटा, अच्छा बुरा या बहुत अधिक कम, ये सब शब्द नहीं आना चाहिए उस समूह में। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, जैसे 20 से छोटी सभी सम संख्याओं के समूह। ठीक है। तो 20 से छोटी सभी सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है। ये संख्याएं जो है 20 से छोटी सम संख्याएं होंगी। ठीक है। तो ये जो होंगी ये क्या इसको बोला जाएगा? इसको एक समुच्चय बोला जाएगा। ठीक है। अगला है कक्षा के सभी बच्चों का समूह। ठीक है। तो किसी क्लास के सभी बच्चों का समूह भी क्या होगा? समुच्चय कहा जाएगा। शहर के सभी पुरुषों का समूह। ठीक है। तो ऐसे ही शहर के सभी पुरुषों का समूह भी क्या बोला जाएगा? समुच्चय बोला जाएगा। ऐसे ही बोल सकता है शहर के सभी बच्चों का समूह, सभी औरतों का समूह या सभी बच्चियों का समूह। या ये भी बोल सकता है कि शहर के सभी 8 साल से कम उम्र के बच्चों का समूह। ठीक है। तो ये सब जो है क्या होंगे? समुच्चय बोले जाएंगे। अब किसको हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे? तो उसके अंतर्गत क्या आएगा कि समूह में तुलना की बात अगर की जाए तो वहां पे समुच्चय नहीं होगा। जैसे कक्षा के सभी लंबे बच्चों का समूह। ठीक है। तो किसी क्लास के सभी लंबे बच्चों का समूह, यहाँ पे क्या आ गया? तुलनात्मक बात कर दी गई है। ठीक है। कि हर बच्चे की कुछ न कुछ लंबाई है तो उसमें क्या किया जा रहा है? तुलना की बात किया जा रहा है। तो यह जो है सेट नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पे है कक्षा के बुद्धिमान बच्चों का समूह। तो यहाँ भी क्या किया जा रहा है कि बुद्धिमत्ता में तुलना की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ भी समुच्चय नहीं होगा। अगला है कक्षा के सभी बच्चों का समूह। ठीक है। तो यह जो है सेट होगा। ठीक है। सभी बच्चों का समूह तो सेट होगा। ठीक है। अगला है शहर के सभी अमीर पुरुषों का समूह। तो यह क्या होगा कि अमीर बोल दिया है तो यहाँ पे भी तुलनात्मक चीज आ गई है, तो यह जो है सेट नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग देखेंगे कि जहां पे तुलना की बात आ जाएगी, समानता नहीं रह जाएगी, वहां पे क्या होगा? सेट नहीं होगा। समानता अगर होगी तो सेट होगा। उन सभी जो भी हम लोग समूह लेंगे, ठीक है, उसमें क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। जैसे सभी बच्चे अगर ले रहे हैं हम लोग, तो बच्चे सभी आएंगे, एक समान रूप से आएंगे, तो उनमें क्या होगी? समानता होगी। लेकिन अगर लंबे की बात कर दे, छोटे की बात कर दे, बुद्धिमान की बात कर दे, काले गोरे की बात कर दे, तो वहां पे क्या होगा? सेट नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद से सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ठीक है। तो वह भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव
या सदस्य पर्यायवाची पद हैं। ठीक है, तो इसको एलिमेंट भी हम लोग बोलेंगे, एलिमेंट इंग्लिश में। ठीक है, तो एलिमेंट का मतलब होगा या तो वस्तुएं या अवयव या सदस्य। इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे कि एलिमेंट का मतलब वस्तुएं, अवयव या फिर क्या, सदस्य। ठीक है, अब समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, स्पेशली इसी को हम लोग फॉलो करेंगे कि कैपिटल लेटर से निरूपित करेंगे। ठीक है, और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कोई भी अवयव हो, जैसे काउंटिंग नंबर न हो, तो वहां पे उन अवयवों को हम लोग स्मॉल लेटर में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से अगर यहाँ पे ए जो है, स्मॉल ए कैपिटल ए का एक अवयव है। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, ए समुच्चय ए, या फिर क्या पढ़ेंगे, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसको, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट समझेंगे इसको। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, यह ए जो है, स्मॉल ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का, मतलब यह सेट है, यह समुच्चय है, और यह इसका एलिमेंट है। ठीक है, मतलब हम लोग यह समझेंगे कि ए जो है क्या है, एलिमेंट है। ऐसे करके अगर लिखा गया हो तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही सी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अगर डी की बात कर दे वह, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे करके लिखेंगे। इसका मतलब होगा डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हम लोग समझेंगे, इज नॉट एन एलिमेंट। यहां मैं लिख दे रहा हूं, एलिमेंट ऑफ। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे हम लोग। इसका मतलब एलिमेंट ऑफ समझेंगे, एलिमेंट ऑफ। ठीक है, और इसका मतलब अगर ये एफ साइलेंट को ऐसे करके कट कर दें, यह जो है, यह सिंबल जो है क्या है, एफ साइलेंट इसको बोलते हैं। यह सिंबल है साइलेंट। ठीक है, इफ साइलेंट इसको बोलते पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या ए सदस्य है ए का। ठीक है, या ए स्मॉल ए में है। ठीक है, और अगर यह नहीं सदस्य होगा तो क्या लिखेंगे, जैसे यह डी जो है इसके अंतर्गत नहीं है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, या डी जो है ए का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यही टोटल व्यूडर जो है इसमें दिया गया है, आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से समुच्चय को निरूपित करने की विधियां कौन कौन सी है, तो समुच्चय को निरूपित करने की विधियां दो हैं। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, इंग्लिश में इसको रोस्टर, और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर। ठीक है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यह दो तरीका है सेट को निरूपित करने के लिए। तो पहले रोस्टर विधि देखते हैं। ठीक है, तो इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है, और उन सभी को एक मझोले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। ठीक है, तो यह याद रखेंगे आप लोग कि सभी अवयवों के बीच एक कॉमा का यूज करना है, और उनको किस में रखना है, मझोले कोष्ठक में। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि 7 से कम सभी धन पूर्णांकों के समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे,
तो 7 से कम सभी सम धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 4 होगा और 6। यह सम संख्या है, ठीक है, और यह धन पूर्णांक भी है, ठीक है। तो इनका अगर समुच्चय हमें लिखना हो तो क्या बोला हुआ है कि यह जो है अर्धविराम मतलब किसे कॉमा से अलग होना है और किसके अंतर्गत रखना है, मझोले कोष्ठक के अंतर्गत, ऐसे करके, ठीक है। यह जो है कौन सा फॉर्म हो गया, यह रोस्टर फॉर्म हो गया सेट का, ठीक है। अब उसके बाद से किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रदर्शित करने के कुछ और भी उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक समुच्चय संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? तो कौन कौन 42 को विभाजित कर सकता है? तो 1 2 3 6 7 14 21, यह 4 नहीं होगा, ठीक है, 42, ठीक है। तो यह जो है 42 को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, ठीक है। तो इनका जो है समुच्चय कैसे हम लोग लिखेंगे, ऐसे क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में, या इसको क्या बोलेंगे, मझोला ब्रैकेट, ठीक है। कभी भी याद रखेंगे आप लोग, कभी भी ऐसे नहीं इस ब्रैकेट के अंतर्गत नहीं रखना है आप लोगों को, या इस ब्रैकेट के अंतर्गत सेट को नहीं रखना है। इन सभी ब्रैकेटों का मतलब अलग अलग होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ब्रैकेट आप लोग यूज करते हैं तो वहां से मैथ में उसका बिल्कुल सेंस ही बदल जाता है। जैसे सपोज करिए मैं अगर इस तरह से लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने ऐसे करके लिखा, 2 से 8 तक मैंने लिखा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये समझे 2 से 8 तक नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो इस करली ब्रैकेट के अंतर्गत इसका मतलब ये हो जाएगा कि केवल 2 और 8, केवल 2 और 8 ही हम लोग ले रहे हैं नेचुरल नंबर में। लेकिन अगर ऐसे करके हमने लिख दिया, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत, तो इसका मतलब हो जाता है कि 2 और 8 के बीच, ठीक है, 2 और 8 के बीच नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा? तो वह होगा 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर दे रहे हैं तो नेचुरल नंबर अगर इस सेंस में ले रहे हैं तो इसका मतलब यह हो जाएगा इनके बीच का नेचुरल नंबर, ठीक है। और अगर यह ब्रैकेट यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां से भी इसकी दुनिया पलट जाएगी। क्या हो जाएगा यह, इसका मतलब होगा यह 2 और 8 भी लेना है इसमें, ठीक है। यह 2 और 8 के बीच का तो लेना ही है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जब यह ब्रैकेट यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इनके बीच का तो लेना ही है, ये भी लेना है। लेकिन यह ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इनके बीच का ही लेना है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है केवल उन्हीं को लेना है, ठीक है। तो जब भी करली ब्रैकेट या मझोले ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो उसमें लिख देंगे उन्हीं को लेना है। और छोटे ब्रैकेट का अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है उनके बीच की चीजें लेनी है। अब नेचुरल नंबर लेना है या और कोई नंबर लेना है, वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तय होगा। और अगर यह बड़े ब्रैकेट का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके बीच का तो लेना ही है, उनको भी लेना है। इसी को इसको ऐसे करके भी दर्शाया जाता है, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में मैं इस्तेमाल करूंगा, इसीलिए यह बता रहा हूँ। आगे भी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ब्रैकेट का इस्तेमाल अब आप लोगों को 11 और 12 में स्पेशली कैसे करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे आप लोग, ठीक है, इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब होता है सेट या समुच्चय, इसका मतलब कुछ और होता है और इसका भी मतलब कुछ और होता है। यह और यह दोनों सेम है, ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मझोले ब्रैकेट को हम लोग यूज कर रहे हैं तो जो उसके अंतर्गत रखेंगे हम लोग वही बस होगा उसका मतलब, ठीक है। मतलब जैसे 2 और 8 है, कामा लगा के हमने लिख दिया तो इसका मतलब है केवल 2 और 8 हमने लिया है। और अगर
यह लिख दिए हम लोग छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत, तो इसका मतलब होता है 2 और 8 के बीच जो भी होगा, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर लेना है, अगर परिमेय संख्या कोई दे रहा है तो वह लेना है, या रियल नंबर जो भी है वह लेना है। ठीक है। और अगर यह ब्रैकेट हमने यूज कर दिया तो इसका मतलब होता है कि उनके बीच और उन दोनों को भी लेना है जिनके बीच की वह जिक्र कर रहा है। ठीक है। और इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है। इसका और इसका मतलब एक ही होता है, यह आप लोग याद रखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। तो स्वर कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनका अगर समुच्चय लिखना है तो इनके बीच में कॉमा हम लोग लगाएंगे और इनको कर्ली ब्रैकेट या मझोले ब्रैकेट के अंतर्गत लिख देंगे। नेक्स्ट है विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब काउंटिंग नंबर जो भी होता है उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और उन्हीं को क्या करना है हमें? कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत लिख देना है ऐसे। ठीक है। ऐसे करके तो यही क्या हो जाएंगे? समुच्चय हो जाएंगे। यह 7 हो गए यहाँ। ठीक है। 1 3 5 7 ऐसे करके यह कामा कामा अच्छा, इसमें एक सीक्वेंस और फॉलो करना है। जब भी कामा लगा करके 3 बिंदी यहाँ कर दिया जाए तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि यह अनंत तक है। ठीक है। यह समझना है कि 3 बिंदी अगर ऐसे करके कर दिया जाए तो इसका मतलब वह क्या है? अनंत तक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। तो रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। क्रम का महत्व का क्या मतलब है? कि जैसे यह हमने लिख दिया। ठीक है। जैसे वहां पे हमने क्या किया, इसको ऐसे करके लिखो या फिर इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं हम लोग। 1 या 7 पहले कर दें, या 3 कर दें, या 21 कर दें, या 6 कर दें, या 2 कर दें, यहाँ पे 42 कर दें, यहाँ पे 14 कर दें। ठीक है। तो ये इन दोनों का सेंस एक ही होता है। ठीक है। इसका और इसका सेंस एक ही होता है, मतलब इन एलिमेंटों का क्रम, जैसे इसमें 1 है, 1 के बाद 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 है और इसके बाद 7 है। ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है कि इनके क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं, एलिमेंटों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है। यह दोनों एक ही चीज है। फिर उसके बाद से एक और चीज इसमें ध्यान देना है कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल यह लिया गया है कि जैसे स्कूल शब्द है। ठीक है। तो इसमें प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय कैसे लिखेंगे हम लोग? तो एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, SCHOL। ठीक है। और इनको ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, CSHLO। ठीक है। क्रम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यह दोनों सेम ही है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? एक जो अक्षर होगा, एक जो एलिमेंट होगा, वह दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है। यह याद रखना है आप लोगों को। तो रोस्टर फॉर्म में क्या क्या याद रखना है आप लोगों को? तो रोस्टर फॉर्म में यह याद रखना है कि सभी एलिमेंटों को कॉमा लगा करके एक दूसरे से अलग रखना है, उनको मझोले कोष्ठक के अंतर्गत रखना है। ठीक है। उसमें क्या किया जा सकता है कि अवयवों का जो भी है क्रम बदला जा सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या याद रखना है कि एक अवयव को एक से अधिक बार नहीं लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है समुच्चय निर्माण विधि, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग मान करके यह तरीका अपनाते हैं। तो जैसे समुच्चय है क्या, AEIOU। ठीक है। तो इसके अवयवों के बीच क्या सर्वनिष्ठ गुणधर्म है? तो इनके प्रत्येक अवयव जो है अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। ठीक है।
तो इस गुणधर्म का कोई अन्य अक्षर नहीं है, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा और कोई अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर नहीं है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सपोज करिए इसको हम भी से निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। तो यह कोई सेट है भी। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ए ई आई ओ यू को कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स और यहाँ दो बिंदी ऐसे करके देना है। और इस एक्स के बारे में हम लोग लिखेंगे कि एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। यह सेट है वी, और यह वी क्या है, वह इस एक्स से निरूपित है। और यह एक्स क्या है, वह यहाँ पर निरूपित है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको पढ़ेंगे क्या? तो v इक्वल टू क्या पढ़ेंगे इसको, x सच डेट, ठीक है, x सच डेट x इज एन एन एलिमेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट वावेल, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ पढ़ लेंगे इसको। इतने का हमें समझना है, एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वावेल, ठीक है। इस तरह से इसको पढ़ेंगे, इसको सच डैट बोलेंगे। फिर से आप लोग समझेंगे, यस वी जो है सेट है, यह क्या है उसको यहाँ डिफाइन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी जो है सेट है किसका, एक्स, ठीक है। और यह एक्स क्या है, तो उस एक्स को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझाया गया है कुछ, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे यह लिखा गया है जो डबल बिंदी है, ठीक है, इसके बारे में है ये। इसको टोटल मैं समझा दिया हूँ, इसको लिख करके भी बताया गया है, या पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वह आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद से अगला एग्जाम्पल है, ये जो है कोई सेट है, वह क्या है, एक्स से डिनोट किया जा रहा है। और यह एक्स क्या है, तो एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और यह जो है 3 से 10 के बीच है, ठीक है। तो इनको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, ए कोई सेट है, ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे इसका कंडीशन क्या दिया गया है कि ये एक्स नेचुरल नंबर है। तो इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, एक्स इज टू एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 3 to 10। अब इसका सेंस क्या निकल करके आएगा, इसका सेंस यह निकल करके आएगा कि यह ए जो है एक्स से निरूपित हो रहा है, और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और वह नेचुरल नंबर किसके किसके बीच होगा, तो 3 और 10 के बीच। तो 3 और 10 के बीच नेचुरल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह टोटल यह रोस्टर फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो यह जो है, यह कहने का तात्पर्य इसके अकॉर्डिंग यह होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग निरूपित करना सीखेंगे। यह जो है सेट थ्योरी का कुछ प्रारंभिक तौर पे डेफिनीशन वगैरह हो गया, और निरूपित करने का हो गया, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।